हेलो बच्चों, मैं वसंत कुमार गुप्ता। तो देखिए, आगे की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। आपका जो चैप्टर था वो प्रकाश की प्रकृति पर चर्चा कर रहा था। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। और मैंने चर्चा के दौरान ये आपको बताया कि प्रकाश का जो नेचर होता है वो ड्यूल होता है। प्रकाश के तरंग गुण की हम लोग व्याख्या कर रहे थे। तो तरंग गुण के में एक व्याख्या करते समय एक मैंने चर्चा की शब्द लिखा था तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तरंगाग्र में मैंने आपको बताया कि जब तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं, लगातार एक जैसा कंपन करते हैं। यदि किसी क्षण माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, तो उस खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ होता है जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। इसके बारे में आपको मैंने बताया। जैसे माने कोई प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत से किरणें आ रही हैं और हमने एक पृष्ठ इस पर ऐसे रख लिया, ले लिया, ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी किरणें एक साथ इस पर आरोपित हो रही हैं, एक साथ इस पर पड़ रही हैं। तो इस पृष्ठ पर जितने भी कण होंगे एक साथ कंपन प्रारंभ करेंगे। एक साथ कंपन प्रारंभ करने का क्या मतलब हुआ कि वो कंपन की समान कला में होंगे। ऐसे यहां कोई मान लीजिए दूसरा पृष्ठ यहां खींच दिया गया यहां पर, तो इस पर आने वाले प्रकाश किरण एक साथ कंपन करेंगे, तो ये भी कंपन की इस पर स्थित माध्यम में जितने कण होंगे कंपन की समान कला में। पर जो यहां खींचा था, जो यहां खींचा है, दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं। तरंगाग्र में क्या होता है कि इस पर जो भी स्थिति इस तरंगाग्र पृष्ठ पर होगी वो कंपन की समान कला में होगी, हर कण की वही होगी। और यहाँ पर भी जो इसको होगी वही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तरंगों को जाने में कुछ समय लगेगा, तो इसके ऑलरेडी कंपन प्रारंभ हो चुके होंगे, उनको कंपन प्रारंभ शुरू करेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, तरंगाग्र का मतलब होता है कि जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला। एकदम नई टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब तरंगाग्र जो होता है, मैंने पहले बताया कि अपने मन से नहीं खींचने लगते हैं तरंग। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई तरंगे आ रहे हैं तो हमने चूहा बना दिया या बकरी बना दिया, ये नहीं, या कोई भी आकृति बना दी तो भाई ये तरंगाग्र। तरंगाग्र ये नहीं, तरंगाग्र की कुछ शर्तें होती। तरंगाग्र बनता कैसे है, तो तरंगाग्र को 3 प्रकार से बनता है, 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार के तरंगाग्र को मैंने बताया था समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट तरंगाग्र। दूसरे प्रकार के तरंगाग्र को बताया था गोलीय तरंगाग्र, और तीसरे प्रकार के तरंगाग्र को बताया था बेलनाकार तरंगाग्र। 3 प्रकार के तरंगाग्र होते हैं। हमको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इसकी परिभाषा पढ़नी है। तो क्रम से चलते हैं, समतल तरंगाग्र के बारे में बात करते हैं। तो समतल तरंगाग्र का मतलब क्या होता है। समतल तरंगाग्र को देखेंगे, यदि तरंगे जो होती हैं यानी किरणें, तरंग जो होती हैं समांतर, तरंगे जो हो क्या हो, समांतर। देखिए, तरंगाग्र की एक विशेषता मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई तरंगाग्र है, ये समतल ही है, इस तरंगाग्र के लंबवत जब रेखा खींचेंगे तो ये लंबवत रेखा तरंग के संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, रे कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, तरंग के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो यदि तरंगे समांतर हो, तरंगे क्या हो, समांतर हो, या तरंग स्रोत बहुत दूर हो, दोनों से बहुत दूर से जो किरणें आती हैं उसमें समांतर किरणें होती हैं। जैसे सूर्य से जो किरणें आती हैं वो समांतर किरणें होती हैं। तो तरंग स्रोत या तो बहुत दूर हो या तरंगे क्या हो, समांतर हो, तो माध्यम में खींचा गया पृष्ठ क्या होगा,
काल्पनिक पृष्ठ समतल होगा, अर्थात उस पर स्थित माध्यम के प्रत्येक कण क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। जैसे तरंगे अगर समांतर होंगी तो जो खींचा गया पृष्ठ होगा उस पर स्थित माध्यम के सभी कण क्या हो जाएंगे, कंपन की समान कला में होंगे। इस तरीके से देखिए समतल तरंगाग्र आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये समतल तरंगाग्र है। इसको क्या बोलते हैं, समतल तरंगाग्र। समझ में आ गया? यानी अगर तरतल तरंगाग्र तब क्रिएट होता है, तब बनता है जब तरंगे क्या हो, समांतर हो, तब तरंगाग्र जो होगा वो खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ क्या हो जाएगा, समतल तरंगाग्र होगा। या तरंग स्रोत बहुत दूर होगा तो उससे जो भी किरणें आएंगी समांतर होंगी, तो इसे क्या कहते हैं, समांतर। अब मैंने बताया कि इस तरंगाग्र के लंबवत जो भी रेखा आप खींचोगे वो उस तरंग की चलने की दिशा को व्यक्त करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, यानी अगर तरंगे समांतर हो या तरंग स्रोत बहुत दूर हो तो माध्यम में खींचा गया समतल पृष्ठ समतल तरंगाग्र कहलाएगा। दूसरी बात करते हैं, अगला क्या है, गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र का क्या मतलब होता है, गोलीय तरंगाग्र तब क्रिएट होता है यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हो, किसी बिंदु से बल्ब कहीं स्थान पे जल रहा हो, तरंग स्रोत बिंदुवत हो, या कहते हैं तरंग स्रोत बहुत पास हो, बिंदुवत हो। जैसे मान लीजिए तरंग स्रोत ये बिंदु हमने बनाया, वो मान लीजिए तरंग स्रोत है। अब इसको केंद्र मानकर अगर हम किसी त्रिज्या का गोला खेल, वृत्त नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा। अब गोला चूंकि ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे नहीं बनेगा, तो ये वृत्त हमने खींच दिया किसी त्रिज्या का, इसको केंद्र मान के किसी त्रिज्या का क्या किया, गोला खींच दिया, गोलीय पृष्ठ खींच दिया। तो चूंकि ये केंद्र मान के खींचे हैं तो गोलीय पृष्ठ से इन सब की दूरी एक साथ समान होगी कि नहीं होगी। तो यहां से जो तरंगे चलेंगी इस पृष्ठ पर एक साथ पहुंचेंगी, क्योंकि दूरी समान है, तो एक साथ पहुंचेंगी। तो इसका मतलब कि इस पृष्ठ पर जितने भी कण होंगे वो एक साथ कंपन प्रारंभ करेंगे, अर्थात कंपन की समान कला में होंगे। कला फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती होगी, तरल आवर्त गति जब पढ़ाई गई होगी या प्रगामी तरंगे पढ़ाई गई होगी, वहां कला बताई गई होगी। तो अगर किसी को न समझ में आता हो तो उस किताब को एक बार खोल के पढ़ लेगा। तो अगर तरंग स्रोत बिंदुवत हो तो उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए गोलीय पृष्ठ पर जो भी कण स्थित होंगे वो एक साथ कंपन प्रारंभ करेंगे, अर्थात कंपन की समान। इसी तरह से दूसरी त्रिज्या का वृत्त खींच दीजिए, तो इस यहां से इन पृष्ठों पर दूरियां समान है, तो एक तरंगे एक साथ इन पृष्ठों पर पहुंचेंगे, तो अर्थात कण कंपन की समान कला में होगी। तो इस स्थिति में तरंगाग्र क्या होगा, गोलीय होगा। यानी गोलीय तरंगाग्र तब बनता है जब तरंग स्रोत बिंदुवत होता है। तीसरी स्थिति आपकी आती है प्रकार में बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र तब बनता है जब तरंग स्रोत रेखीय होता है। जैसे आपका ट्यूबलाइट है, रेखीय तरंग स्रोत, ठीक है। तो इससे मान लीजिए अगर हम इसको अक्ष मानकर एक बेलन की परिकल्पना करें, तो चूंकि इस अक्ष से इसकी दूरी समान है, यहां दूरी है तो दूरी समान है, तो दूरी अगर समान होगी तो तरंगे एक साथ इस पृष्ठ पर पहुंचेंगे, अर्थात कंपन की समान कला में होगी। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, काल्पनिक पृष्ठ को समतल तरंग। समतल तरंगाग्र तब बनता है जब तरंग स्रोत रेखीय होता है। तो अगर तरंग स्रोत बहुत दूर है तो जो तरंगाग्र होगा वो क्या होगा, समतल तरंगाग्र होगा। तरंग स्रोत बिंदुवत है तो जो तरंगाग्र बनेगा वो क्या होगा, गोलीय होगा। और तरंग स्रोत अगर रेखीय है तो तरंगाग्र जो होगा वो बेलनाकार होगा। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखिए हाइगन्स ने, हमने हाइगन्स के बारे में बताया कि हाइगन्स एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के तरंग गुण की व्याख्या करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था।
और इस नियम को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने, क्योंकि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती या विद्युत चुंबकियों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अगर माध्यम है तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस तरंग गुण की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम की परिकल्पना की। सर्वव्यापी माध्यम उन्होंने ईथर माना कि सब जगह ईथर, क्योंकि ईथर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं तो अतः उनकी उपस्थिति से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उसी के आधार पर प्रकाश के तरंग गुण की व्याख्या की। तो हाइगन्स का सिद्धांत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बोर्ड परीक्षा में हाइगन्स का सिद्धांत लिखने को आता है। तो हाइगन्स का सिद्धांत के कुछ स्वरूप है, परिकल्पनाएं हैं। उसमें पहली परिकल्पना क्या है कि हाइगन्स के अनुसार जब तरंगें, हाइगन्स का जो पहली परिकल्पना है, जो पहला सिद्धांत है, वो तरंगाग्र की परिभाषा है। तो इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, कि जब तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो माध्यम के सभी कण एक जैसा कंपन करते हैं। यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र गोलीय, समतल या बेलनाकार हो सकता है। यानी तरंगाग्र की जो पहली परिभाषा है वही हाइगन्स के सिद्धांत की पहली परिकल्पना है। दूसरी परिकल्पना उन्होंने कहा कि तरंगाग्र पर जो कण स्थित होगा, माध्यम का जो कण स्थित होगा, ये सारे कण, ध्यान से सुनिए, ये सारे कण एक नए तरंग स्रोत के कार्य करेंगे। यानी तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। इन नई तरंगों को क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और ये माध्यम में उसी चाल से चलती हैं जैसे पहले वाली चल रही है। यानी तरंगाग्र पर जो भी कण, से तरंगाग्र मैंने बताया, समतल तरंगाग्र आपको मैंने बताया, तो इस पर जो भी कण होगा, वो कंपन की समान कला में। हाइगन्स ने कहा कि तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे वो सब एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिनसे नई तरंगे सभी दिशाओं में क्या होंगी? संचरित होगी। नई तरंगों को क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और ये तरंगिकाएं उसी चाल से चलती हैं जैसे माध्यम में प्राथमिक तरंग चल रही थी। जैसे अगर कहीं बहुत ऊंची बिल्डिंग बन रही हो और ईटा आपको एक नीचे से ग्राउंड फ्लोर से बहुत ऊंचे फ्लोर तक पहुंचाना है, तो अब तो नए सिस्टम लग गए हैं। पुराने ज़माने में अगर देखे होंगे तो कई लोग ऐसे विभिन्न पैड बना के ऐसे खड़े रहते थे और ईंटे को एक देता था, ये इसको देता था, ऐसे ही ऊपर पहुंच जाता था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ समझना है। तो इस वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये, इसके लिए स्रोत ये है, ये नीचे वाले को नहीं जानता। या इस वाले व्यक्ति की बात करें तो स्रोत ये है, ये इसको नहीं जानता। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये, इसके लिए ये स्रोत है, ये स्रोत नहीं है, और इसके लिए कौन स्रोत है? ये स्रोत है। तो ये उन्होंने कहा कि तरंगाग्र पर, चूंकि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण कंपन की समान कला में होते हैं, तो इस पर जो भी कण होंगे वो सारे कण एक नए तरंग स्रोत की तरह बिहेव करेंगे, जिससे नई तरंगे निकलेंगी, न्यू फ्रेश सेकेंडरी वेव जो तरंगे निकलेंगी, जो सभी दिशाओं में क्या होंगी? संचरित होंगी। इन नई तरंगों को क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जिसको समझाने के लिए इतनी सारी भूमिकाएं बताया मैंने, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि यदि आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवालोप किया जाए, तीसरा सिद्धांत यह है, परिकल्पना, कि यदि आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवालोप किया जाए। अनवालोप का क्या मतलब हुआ? उनसे स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचा जाए तो नया पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए ये समतल तरंगाग्र, हमने उसको समतल न बना के लाइन को ही मान लिया समतल तरंगाग्र। और इस पर मान लीजिए माध्यम के 3 कण हैं, ध्यान दीजिए। तो हाइगन्स के अनुसार ये तीनों कण क्या होंगे? कंपन की समान कला में होंगे।
और हाइगन्स के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार, ये दूसरे सिद्धांत के अनुसार, ये सभी कण नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिससे तरंगे सभी दिशाओं में चलेंगे। अगर तरंग की चाल हम v मान लें तो t समय में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, अर्थात vt दूरी चलेंगे। अगर इसको हम केंद्र मानकर vt त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींचें, इस कण को केंद्र मानकर vt त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींचें, इसको केंद्र मानकर गोलीय पृष्ठ vt त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींचें और इससे स्पर्श करता हुआ कोई नया पृष्ठ खींच दें, इससे स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींच दें, तो ये पृष्ठ जो नया हमने खींचा है, ये तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा, एक नए तरंगाग्र को व्यक्त करेगा, क्योंकि इसकी यहां से दूरियां देखो समान है, vt त्रिज्या सबकी है, ठीक है। तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा। इसी तरीके से इस पर जो माध्यम के कण होंगे वो भी कंपन की समान कला में होंगे और नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, इनसे भी द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी जो t सेकंड में कितनी दूरी चलेंगे? vt दूरी। अगर इसको भी केंद्र मानकर vt त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींच दिया जाए और इनसे स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचेंगे, तो ये नया पृष्ठ क्या बताएगा? तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा। ऐसे ये तरंगाग्र आगे बढ़ता हुआ चलेगा। यानी उन्होंने हाइगन्स का जो मेन उद्देश्य था, उन्होंने तरंगाग्र को आगे नहीं बढ़ाया, तरंग को आगे नहीं बढ़ाया, ऐसे पृष्ठ को आगे बढ़ाया जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला अर्थात तरंगाग्र को आगे बढ़ाया। ये उनका मेन उद्देश्य था। यानी ऐसे तरंगाग्र आगे बढ़ता हुआ चलेगा। यानी ये समतल था तो आगे भी कैसा मिला? समतल। ये भी आगे कैसा मिला? समतल। आप पीछे भी खींच सकते थे, पर चूंकि तरंगे आगे चल रहे हैं तो पीछे खींचने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए गोलीय तरंगाग्र की बात हम करें, इस पर स्थित माध्यम के मान लीजिए इस पर 3 कण है ABC, एक इस पर गोलीय तरंगाग्र है, मान लीजिए इसी का एक भाग है, तो इस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होंगे, वो भी t समय में कितनी दूरी चलेंगे? vt दूरी चलेंगे। तो उसको केंद्र मानकर अगर vt त्रिज्या का गोला खींच दिया जाए और इस गोलीय पृष्ठ से स्पर्श करता हुआ नया पृष्ठ खींचा जाए, तो ये जो नया पृष्ठ होगा वो तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करेगा। ये भी कैसा होगा? गोलीय होगा। और फिर अगर वही काम यहां भी किया जाए, फिर वही काम किया जाए, तो आगे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे गोलीय तरंगाग्र आगे बढ़ता हुआ। हाइगन्स ने तरंगाग्र को आगे बढ़ाया। तरंगाग्र मतलब वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो। तो हाइगन्स का जो तीसरा सिद्धांत है कि तरंगाग्र यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीय तरंगिकाओं का अनुलोप किया जाए, अर्थात उनसे स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचा जाए, तो पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करेगा। ये हाइगन्स के सिद्धांत के मुख्य 3 बिंदु हैं और इसी के आधार पर प्रकाश के तरंग गुण की व्याख्या की जाती है। पहले व्याख्या प्रकाश के तरंग गुणों के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की मैं आपको व्याख्या बताऊंगा, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या बताऊंगा और आगे इसके बाद चर्चा चलती रहेगी। तो इस चर्चा को हम कल बताएंगे। आज ये चर्चा ही समाप्त की जाती है। सूचना फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सेकेंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं, A1, A2, B1, B2, B3 जितने के क्लास के बच्चे हैं, वो 15 जुलाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। पहला काम ये कर लें, रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना आके फीस जमा कर दें, ताकि पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था सुचारू रूप से आगे चलती रहे। बाकी कोई भी समस्या होगी तो आगे आप बताएंगे। इस चैप्टर का नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यानी पहला क्या बनाएंगे? पहला आप करेंगे क्या? प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए पहले तरंगाग्र की परिभाषा लिखेंगे, तरंगाग्र के प्रकार लिखेंगे और हाइगन्स का सिद्धांत के मुख्य 3 बिंदु लिखेंगे। चर्चा आगे बढ़ाते रहिएगा। जो कोई भी दिक्कत नोट्स बनाने में होगी तो हमसे कंसल्ट कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। अब आगे चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।